मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे शादी की रात अपने सब घरवालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी माँ की हमेशा इज़्ज़त करना, लेकिन जब अपने छोटे भाई का ज़िक्र आया तो मेरे पति का, तो वो बोले कि उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन उसे बच्चा समझने की गलती कभी मत करना। बहुत तेज़ दिमाग का है, किसी मर्द से भी ज़्यादा पक्का है, औरत को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से जानता है। पति की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की है। मैंने जब उसे अगली सुबह देखा तो वो वाकई में बहुत मासूम बच्चा लग रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम मुझे भाभी नहीं दीदी कहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने पति के दिमाग को बहुत अच्छे से जानती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इतनी नफ़रत करें कि मैं उनके एक बेटे से प्यार करती हूँ और दूसरा छोटा बेटा उसके साथ ऐसा रवैया क्यों कर रही हूँ। मैंने अपनी सास को महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनके छोटे बेटे से कोई परेशानी है। मुझे अपना पति पहले दिन ही से कुछ शक्की लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सब घरवालों का ख्याल रखूँगी। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए नज़रों से देखा था। वो बोले, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। पति का रवैया बड़ा अजीब सा था। मैंने सोचा था ससुराल में सबको साथ लेकर चलूँगी, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा अजीब सा वाक़या हुआ था। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाज़े पर किसी की आहट लगी। मेरी आँख एकदम से खुल गई। मेरी नींद ऐसी ही थी, ज़रा सी आवाज़ होती तो मेरी आँख खुल जाती, लेकिन जब उठकर बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मेरा शक अपने देवर पे गया। मेरे पति आए तो मैंने और कोई बात तो नहीं की, बस इतना पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नज़र का है, तो बुरी नज़र का तो नहीं है। तो मेरे पति मुझे गुस्से से देखा और बोले, वो शरारती ज़रूर है मगर उसकी नज़र बिल्कुल ख़राब नहीं है, वो तो तुम्हें अपनी माँ की जगह समझता है। ऐसा कभी सोचना भी मत कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरा छोटा भाई है तो दिमाग में ऐसा कोई कीड़ा नहीं रखना। पति की बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हुई। ये भी यकीन आ गया था कि मेरे पति ने मुझे घर में देवर से बस ज़्यादा घुलने मिलने से मना किया था, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझा। उसकी उम्र भी तो 15 साल की थी। पति ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, फिर किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, इसलिए मैंने कोई ज़िद नहीं की, मुझे लेकर चलो। हालांकि हमारी शादी को अभी बस 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन उन्हें मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगी, लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब सा वाक़या हुआ। शाम को 5 बजे मेरे पति घर से चले गए थे। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब मुझे लगा मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। दरवाज़े पर किसी की आहट हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने दरवाज़े पर लॉक लगा लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाए, क्योंकि कमरे की चाबी सिर्फ मेरे पास थी। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था और अब मुझे डर लग रहा था कि वो कौन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। मैं जल्दी से बेड से उठ गई थी, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ कमरे में आई। डर के मारे दिल धड़क रहा था। मैं वहीं बेड पर चुप होकर बैठी रही। तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी रोशनी में मुझे दिखाई दिया कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि कैसे कोई अंदर आ गया था। मैं तो सोई भी नहीं थी। क्या कोई पहले से अंदर मौजूद था? चोर और डाकू का ख्याल आते ही मेरा दिल धड़धड़ करने लगा। आज तक सिर्फ सुना था चोर और डाकू के बारे में, और आज तो हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर ही बैठी रही, जैसे अगर यहाँ से हिली तो कोई गोली मार देगा। फिर जैसे ही उस वजूद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई चोर नहीं था। पीछे मेरी हल्की सी चीख मारी और कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन मेरी हालत की इंतहा न रही जब चोर मेरे कमरे से निकलकर सीधा मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। मैं डरती हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया। उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर आया था और अब वो मेरे देवर के कमरे में चला गया है। वो बोली, क्या ये कैसे हो सकता है? घर के सभी दरवाजे बंद हैं, जाओ अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा, सच में कोई था मेरे कमरे में? तो कहने लगी, तुम्हें वहम हुआ है। मैंने कहा, आप अपने बेटे के कमरे में चलकर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि चोर उसके कमरे में ही हो। मेरी सास के दिमाग में ये बात आई। उन्होंने कहा कि ये सही बात है। फिर मैं और मेरी सास मेरे देवर के कमरे में चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने आँख मलते हुए दरवाज़ा खोला। क्या बात है माँ, इस वक्त मुझे क्यों जगा रही हो? बेटा, तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं है? मेरा देवर गुस्सा हो गया। कहा, दिमाग ख़राब मत करो, मेरे कमरे में और कौन होगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि कोई लड़की भगा कर लाऊंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी सास वहाँ से मेरे साथ बाहर तक आई और कहने लगी कि तुम्हारा वहम होगा।
कोई तुम्हारे कमरे में कैसे आ सकता है। मेरी परेशानी तो बढ़ गई थी। मैंने तय किया था कि मैं घर पर नज़र रखूँगी, कौन मेरे कमरे में आता है और कौन जाता है। इसका भी पता लगाऊँगी कि किसके पास मेरे कमरे की चाबी है, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन जब तक मैं ये करती उससे पहले ही मेरे साथ क्या हो जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह मेरा पति भी अचानक से घर आ गया। वो तो 1 हफ्ते का कहकर गए थे। मैंने उन्हें घर में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा कि आप मुझे बिना बताए आ गए? मगर मुझे आपके आने की खुशी हुई, मैंने कहा था। लेकिन पति की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ पर भरोसा ना करते हों, मुझे शक की नज़र से देख रहे थे। तुम्हें मेरे आने की खुशी तो नहीं हुई लगता है, मेरे पति ने अजीब अंदाज में कहा था। क्यों नहीं होगी खुशी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने कहा तो उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली। चलो बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे भी तुम तो बहुत मशहूर हो ना, तुम्हारा इंतज़ार तो बहुत लोग करते हैं। मैं अपने पति की बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उनकी बातें बहुत अजीब थीं। थोड़े ही दिनों में इतना शक। मैंने पूछा कि आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? मेरी बात सुनकर पति ने जवाब नहीं दिया। हम लोग बाहर आ गए। मेरी सास का मूड बिगड़ा हुआ था। मैंने इंतज़ार कर के बात करने की कोशिश की पर उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मेरी सास तो बहुत खुश मिजाज थी। उन्होंने कभी ऐसा चेहरा मेरे सामने नहीं बनाया था। लेकिन आज उन्हें क्या हुआ था, मुझसे नाराज़ लग रही थी। मैं भी चुप हो गई। मेरी सास को महसूस हो गया कि मुझे उनका रवैया बुरा लगा है। तभी वो मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। औरत की वफ़ादारी सबसे ज़्यादा ख़ास होती है। अगर बीवी वफ़ादार नहीं रहती तब उसे अपनी वफ़ादारी साबित करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि तुमने बाकी सब कुछ भूल कर अपने पति के साथ वफ़ादार होगी। औरत की ज़िंदगी में अपने पति से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। मेरी सास मुझसे क्या कहना चाहती थी मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे दिमाग में हज़ारों लाखों सवाल उठ रहे थे। कोई तो बात है जो मेरी सास मेरे साथ ऐसी बात कर रही थी और दिल में परेशान था। लेकिन एक बात जो देखने वाली थी कि नाश्ते की मेज़ पर बैठा मेरा देवर हंस रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसे ही थी जैसे उसने कोई बड़ा काम कर लिया हो। मेरी नज़र उससे मिली तो उसने हंसते हुए मुझे देखा। मैं समझ गई कि ज़रूर इसके पीछे मेरे देवर की चाल है, क्योंकि बिना वजह तो मेरी सास इस तरह मुझे बातें सुनाएंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर से कभी कोई बात नहीं करूँगी, इससे सख्ती से पेश आऊँगी। कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे मेरी कमज़ोरी बना दे। मैं अंदर चली गई। मेरा देवर थोड़ी देर बाद खुद ही मेरे पास आ गया। बोला, भाभी मुझे आपसे 1000 रुपये चाहिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ तो तुम्हें पैसे दे दूँगी? मेरे पास अपनी शादी के पैसे हैं, वो मैं अपने माँ बाप को ही दूँगी। मेरी बात सुनकर वो बोला, क्यों नहीं दोगी? आपका भाई हूँ, लेकिन मैं खतरनाक भी हो सकता हूँ। क्या कहा तुमने? खतरनाक हो सकते हो? मगर क्यों? भाभी देख लेना, अगर मैं खुश नहीं तो घर में कोई खुश नहीं होगा और कोई भी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मुझे एक बार खुश कर देंगी तो भाई और अम्मा दोनों आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। आप देख लेना, मैं हूँ ही उनका लाडला, मैं जो कहता हूँ वो मान लेते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपये तो दे दूँगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमेशा मेरे साथ अच्छे रहेंगे? फिर मेरे देवर ने शातिराना अंदाज में कहा, आप हर हफ्ते मुझे 1000 रुपये दे दिया करना, फिर सब अच्छा ही होगा। मैंने सोचा चलो देकर देखती हूँ। मैंने उसे पैसे देना शुरू कर दिए थे। अब घर में अब सबका माहौल बहुत अच्छा था। मेरी सास भी मेरी कोई बात पर एतराज़ नहीं करती थी। पति ने भी शक करना बंद कर दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे कमरे में मेरा देवर आया। मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा, मैं ज़्यादा रुपए नहीं दे सकती हूँ, 1000 से ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है। आपके पास तो बहुत पैसे हैं भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने बड़े चालाकी से जवाब दिया, मुझे 5000 दे दो, आखिरी बार, बाकी पूरे महीने नहीं मांगूंगा। और अगर नहीं दोगी तो देखना क्या होगा आपके साथ। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ऐसा मत करो, तुम होते कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई। उसने कहा, आपसे पैसे ही तो मांग रहा हूँ, पैसों के बदले में आपकी इस घर में वैसी ही इज्जत मिलती रहेगी जो मिल रही है, वरना आपको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। आपको मंजूर है तो ठीक। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैंने कहा। तो वो मक्कारी के साथ मुस्कुरा पड़ा और बोला, भाभी ज़्यादा बातें करने का मुझे कोई शौक़ नहीं, मैं काम करता हूँ और मेरा काम आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैंने कहा कि तुम कोई जादूगर हो? जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ जादू से कम बड़ी तबाही ला सकता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। उसने मुझे शाम तक का वक्त दिया था, जो मेरे साथ होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। मैं
ये बात शाम तक भूल गई। शाम के वक्त मुझे नौकरानी ने बताया कि आपको सासू माँ बुला रही हैं, ऊपर छत पर चले जाइए। मेरी सास चाय के वक्त मुझे अपने पास बुलाकर अपनी पुरानी बातें सुनाया करती थी। इसी वजह से उनके पास बैठती थी, उनसे बातें करती और उनसे कुछ सीखती भी थी और उनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता था। लेकिन आज वो खुद छत पर चढ़ी थी, जबकि शाम के वक्त वो मुझे भी छत पर जाने से मना किया करती थी। कहती थी कि नई नवेली दुल्हनों को छत पर नहीं जाना चाहिए, खुले माहौल में जाने से परहेज़ करना चाहिए। तो फिर आज मेरी सास ने रात के 8 बजे मुझे छत पर क्यों बुलाया था? बात हैरान कर देने वाली थी, लेकिन अभी 7:55 हो गए थे। मैंने सोचा मैं जल्दी से ऊपर जाकर देख लेती हूँ, 2-4 बातें भी हो जाएंगी और मतलब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं छत पर गई, किसी ने दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। लेकिन मैं चीखना चिल्लाना सही नहीं समझा। 2 मिनट ही गुजरा था कि एक छत की दीवार फांदकर एक शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मैं हैरान थी। प्रतीक, तुम? मैं उसे देखकर चौंक गई थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, बताओ तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए? ऊपर वाले के वास्ते यहाँ से चले जाओ। अभी मैं कह रही थी तभी दरवाज़ा खुला। प्रतीक दीवार फलांग कर चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति खड़े थे। तुम किससे बात कर रही थी? मेरे पति ने आंखों से गुस्सा करते हुए मुझे देखा। मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी और साथ ही अपनी जुबान काटने लगी। कदम धड़खड़ाने लगे। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची। मेरे पति ने संभाला और मुझे उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गए। मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए थे। मेरे पति को लगा शायद मैंने कोई भूत देख लिया है, लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई कि मैं उम्मीद से हूँ, ये खबर सुनते ही मेरे पति तो सब भूल गए थे, मगर मेरे दिमाग से बात नहीं निकली थी। मुझे मेरी कामवाली ने छत पर क्यों भेजा? अगले दिन बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया था? किसके कहने पर? तो वो रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकती। दिमाग में बार बार ख्याल आता कि प्रतीक कभी आ रहा था। सोचा कि अब तो वैसे भी मुझे मायके जाना पड़ेगा। प्रतीक से वहीं जाकर पूछूंगी कि मेरे ससुराल क्यों आया था, आखिर क्या वजह थी वो जो मुझे बार बार तंग कर रहा था। 1-2 बार पहले भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। अपने घर से निकल पड़ी। मेरे पति ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी और मुझे लेकर मेरी माँ के घर भी आ गए। मेरी माँ मेरी खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। मेरे भाई की शादी के बाद अभी तक मेरी माँ को पोते का सुख नहीं मिला था। तभी मेरी खुशखबरी ने उन्हें निहाल कर दिया था। माँ कहने लगी, तुम्हारी पहली औलाद है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल वालों पर बोझ ना बनो, बल्कि मेरे पास आकर रहो। मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल भी रखूँगी और लड़कियाँ इन दिनों अपनी माँ के पास ही रहें तो अच्छा है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर अपने पति के सामने मैं और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं मनोहर चाचा के घर जा रही हूँ। मनोहर चाचा हमारे पड़ोसी थे। असल में मैं प्रतीक से बात करना चाहती थी, जो मेरे ससुराल आ पहुँचा था। प्रतीक से मंगनी हुई थी, लेकिन फिर टूट गई थी। हम दोनों को इस बात पर एतराज़ नहीं था कि हम एक नहीं हो पाए, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। मैं चाचा के घर गई, मगर उनके यहाँ कोई नहीं था। शायद वो लोग कहीं गए हुए थे, मगर प्रतीक था। मुझे देखते ही बहुत परेशानी से कहने लगा, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और उस रात मेरे घर क्यों आए? अगर मेरा पति देख लेता तो मैं क्या करती? उसने कहा, देख लेता तो देख लेता, वो तुम्हें परेशान क्यों करता है? प्रतीक ने बड़े दुखी होकर कहा कि इससे अच्छा था कि तुम्हारी शादी उससे ना हुई होती। तो मैं चौंकी। मैंने कहा, तुमसे ये किसने कहा? मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे रोज़ बात करती हो, ये देखो तुम्हारे मैसेज। मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर देखा। उसने वहाँ के मेरे मैसेज दिखाए। कोई कह रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ। मेरी माँ को तुम सब बता दो कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। ऐसा मैंने कब कहा? मैंने उससे कहा कि तुम इस नंबर पर दोबारा मैसेज करो। उसने मेरे सही सामने ही मैसेज किया तो फ़ौरन जवाब आ गया। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर ये मैं होती तो फिर तुमसे बात कैसे कर रही होती? ये कोई और है। मैं अपने देवर पर ही शक कर रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब मैंने नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने नंबर नहीं उठाया। कहा कि वो अपने मायके में है, तो वहीं आकर मिले। मैं समझ गई कि ये बात तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा देवर ही कर सकता है। प्रतीक मेरी इज्जत करता था। मैंने उससे कह दिया कि तुम उस नंबर पर कोई बात नहीं करना और इसको भी अच्छे से समझा देना, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि मेरे देवर को ये राज कैसे पता। रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं मेरा देवर आता था। हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में शक करवाना चाहता था और मेरे पति गलतफहमी का शिकार हो रहे थे। पर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई। अगर बताती तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मैंने उसको समझा दिया कि अगर उसका मैसेज आए तो उसे बता देना कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अब हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।